नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 पर। दोस्तों आज है 7 दिसंबर और आज देखेंगे हम लोग 7 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर है एजाज पटेल। आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, यह है एजाज पटेल का और इन्होंने एक बहुत चमत्कारी प्रदर्शन किया कि न्यूजीलैंड के ये बॉलर हैं और ये मुंबई में जन्मे हुए, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भारत में जन्मे हुए प्लेयर हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। इन्होंने क्या किया, तो एक ही पारी में 10 के 10 विकेट इन्होंने हासिल किया। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। याद रखिएगा, तीसरे नंबर के ये गेंदबाज बने हैं। इससे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ये कारनामा कर चुके हैं। जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर में जो 26 जुलाई 1956 को 53 रन देकर 10 विकेट झटके थे। इसके बाद 4 फरवरी 1999 को अनिल कुंबले के द्वारा 74 रन देकर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला, जिसका नाम बदलकर अब रख दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम। याद रखिएगा, फिरोजशाह कोटला का अब नया नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम। और यहीं जो पाकिस्तान की टीम आई थी उसको अकेले समेट दिया था, किसने, अनिल कुंबले ने। तो याद रखिएगा, एजाज पटेल तीसरे नंबर के गेंदबाज बने जिन्होंने 10 के 10 विकेट हासिल किए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? तो याद रखिएगा, जो जूनियर विश्व हॉकी विश्व कप हुआ है वो अर्जेंटीना ने जीता है। ये आप लोग को याद रखना है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। अर्जेंटीना ने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम साल 2005 में भी यह खिताब जीत चुकी है। जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुकी है। आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी 6 बार की चैंपियन है और ये जो अर्जेंटीना जीता है ये अपना दूसरा खिताब जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी के कोरबा में रूस के सहयोग से 300 मीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। अन्य राइफलों के मुकाबले वजन में हल्की होने के साथ साथ AK-203 चलाने में भी आसान है। ये 3 दशक से ज़्यादा समय से पुरानी इंसास राइफल की जगह लेंगी। इसी सौदे के तहत 5 लाख राइफलों का निर्माण भारत में होगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि असॉल्ट राइफलों का निर्माण कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2022 से भारत के हवाई अड्डों में फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये है क्या। तो भारत के हवाई यात्रा भी वर्ष 2022 से अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। भारत में यह सुविधा शुरू करने वाले पहले हवाई अड्डे जो कि कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा हैं। इस परियोजना को भारत सरकार की डिजी यात्रा नीति के एक हिस्से के रूप में लागू किया जाना है। यह नीति नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके तहत मंत्रालय का लक्ष्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग उपलब्ध कराना है। यह यात्रियों को सुरक्षा स्कैनर के माध्यम से तेज़ी से चलने में मदद करता है। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जो एक्वेरिन अभ्यास है ये आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास किया जाता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में एक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया। यह भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 2008 से भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। साल 2019 में अभ्यास पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और 2018 में यह मालदीव में आयोजित किया गया था। 2021 का एक्वेरिन अभ्यास मालदीव में आयोजित किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्वेरिन अभ्यास जो हुआ इस बार मालदीव में हुआ था। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं ये क्यों दिवस मनाया जाता है। तो बता दें कि पूरे भारत में 6 दिसंबर को हर साल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुआ था। इस दिन हर साल लाखों लोग मुंबई में भीमराव अंबेडकर की समाधि पर आते हैं। इसे चैत्य भूमि भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, चैत्य भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये भी प्रश्न आता है कि भीमराव अंबेडकर कौन से धर्म को अपनाए थे? तो याद रखिएगा, 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आप लोग को ऐसे ही सारे के सारे प्रश्न समझते हुए आगे चलना है। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। जो भी अभी तक दिसंबर में दिवस आए उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। आप लोग को याद रखना है और ये मैं 2 दिन से रिपीट करते आ रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पाठकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के कैडर की 1919 बैच की IAS अधिकारी अभी ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। इसके अलावा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि जो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अलका उपाध्याय को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नाम क्या था इनका? कोनिजेती रोसैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आप लोग ये प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पाठकों को बता दें कि वह YS राजशेखरन रेड्डी के निधन के बाद वह 3 सितंबर से 25 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्हें रिकॉर्ड 15 बार राज्य का बजट पेश करने का गौरव भी प्राप्त था। तो ये भी याद रखिएगा कि इनको रिकॉर्ड 15 बार राज्य का बजट पेश करने का गौरव प्राप्त था कोनिजेती रोसैया को। और कहाँ की ये CM थे? तो आंध्र प्रदेश का। इतना आप लोग को याद रखना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा
जो कि 141 मीटर का ऊंचाई का होगा, रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रहा है। पाठकों को बता दें कि यह 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर माला रिजे का वायडक्ट के मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 141 मीटर, जो 34 मंजिला इमारत के बराबर होगा, की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है, 141 मीटर, जो कि कहाँ बनाई जा रही है, मणिपुर में बनाई जा रही है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट। आइए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बारबाडोस। इसका सही आंसर क्या है, बारबाडोस जो है ये कैरेबियन देश है और ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक नया गणतंत्र देश बन गया है। आइए इस बारबाडोस के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में कैरेबियन द्वीप बारबाडोस नया गणतंत्र बन गया है। पाठकों को बता दें कि यह 54 कॉमनवेल्थ देशों में तो गिना ही जाएगा, लेकिन अब यह ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं होगा। अब इस देश का अपना राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान होगा। जानकारी के लिए बता दें कि बारबाडोस की आबादी करीब 2,85,000 है। यहाँ करीब 200 साल तक गुलाम प्रथा रही थी। बारबाडोस से पहले गुयाना जो 1970 और त्रिनिडेड और टोबैगो जो 1976 ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे। 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक हुआ था। तो आप लोग ये सारे के सारे फैक्ट को जब PDF में दूंगा तो उसको बार बार पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आइए कल जो प्रश्न दिया गया था टेस्ट, उसको देखते हैं। तो बहुत कम बच्चे ही आंसर दे पाए थे, हालांकि मैं इस प्रश्न को पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? यही प्रश्न था, इसका आंसर था संजय दत्त। चलिए आज के प्रश्न पे चलते हैं। तो हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर करा दिया है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में। बाय।